आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आनंद मोहन ठाकुर है और मैं आपका स्वागत करता हूँ इंटेलिजेंट एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में हमने पढ़ा था अंत में कि किस प्रकार से गुप्त वंश का शासन खत्म हुआ, और उसके बाद मैंने आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाया। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो बहुत पुराना टॉपिक हो गया, उसी एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको अलग से बताया था। अगर हम फिर से गुप्त काल के समय में जाए तो आपको याद होगा गुप्त काल, उससे पहले मौर्य काल, ये सब मैंने पढ़ाया था आपको। तो गुप्त वंश के अंत जब हो गया गुप्त वंश का, उसके बाद भारत में वर्धन वंश की शुरुआत हुई, जिसके प्रमुख शासक हर्षवर्धन थे। आपने नाम सुना होगा, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। उनका शासन हरियाणा के थानेश्वर तथा कन्नौज वाले भाग में था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो गई। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के मतलब प्रमुख उत्तरी भारत के क्षेत्रों में एक शक्तिशाली और एक महान राजा की कमी सी हो गई। मतलब कह सकते हैं हम उस क्षेत्र में एक ये सुदृढ़ शासक की कमी हो गई, जिस कारण वहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्रों में मतलब छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ, छोटे छोटे वंशों का विकास हुआ। तो उसी क्रम में क्या हुआ, आपका बंगाल और बिहार वाले क्षेत्रों में भी एक वंश की शुरुआत हुई, जो कि थी पाल वंश। क्यों? देखिए, बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर उसी में से एक विद्वान गोपाल नामक व्यक्ति को यहाँ का शासक बनाया, और चूंकि इनके नाम में पाल लगा हुआ था, इसीलिए इस वंश का नाम पाल वंश रख दिया गया। तो पाल वंश से जुड़ी हुई घटनाएं पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से पाल वंश ने बिहार और बंगाल वाले भाग में शासन किया, और उसी के समय में उसी पाल वंश के मतलब कुछ समय बाद, पाल वंश के शुरुआत के कुछ सालों बाद बिहार वाले भाग में, यानी कि बिहार के पश्चिमी वाले भागों में कह सकते हैं कर्नाट वंश की शुरुआत हुई। तो ये पाल वंश और कर्नाट वंश कह सकते हैं एक हद तक समकालीन ही थे। कर्नाट वंश का कैसे शासन हुआ, और फिर इसी समय किस प्रकार से बख्तियार खिलजी भी आ गया। बख्तियार खिलजी की बातें भी हम करेंगे, और उसके बाद हम अलग से पढ़ेंगे बख्तियार खिलजी के बारे में कि कैसे बिहार में तुर्क शासन का आगमन हुआ। तो शुरू करते हैं हम पाल वंश को। तो पाल वंश की अगर बात करें तो पाल वंश का शासन 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में रहा। एग्जैक्ट डेट अगर देखा जाए तो 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी, या कहीं कहीं 1162 ईस्वी भी लिखा रहता है, इतने दिनों तक चला। संस्थापक कौन थे? गोपाल, मैंने बताया अभी, ये विद्वान थे। 750 से 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनकी राजधानी कहाँ थी? बिहार के मुंगेर वाले भाग में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक प्रमुख काम, इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा में, क्योंकि शिक्षित आदमी थे, तो शिक्षा विभाग में एक काम किया, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ पे की? तो बिहार शरीफ में, आज का जो बिहार शरीफ है वहाँ पे किया। अब हालांकि इस वंश में तो बहुत सारे शासक हुए, गोपाल हुए, धर्मपाल हुए, देवपाल हुए, नारायण पाल हुए, रामपाल हुए, मदन पाल हुए, लेकिन प्रमुख शासक की बात करें तो वो थे आपके धर्मपाल। क्या थे? धर्मपाल। 770 से 810 तक इन्होंने शासन किया था, और इन्होंने भी एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख काम क्या किया, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। कहाँ पे? भागलपुर में। तो आप कंफ्यूज मत होना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, उसी प्रकार ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था बिहार शरीफ में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने। इन्होंने एक और मतलब कृति का निर्माण किया, जो कि था सोमपुर महाविहार। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक स्थल था। बिहार जानते ही आप, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। कहाँ पे है वर्तमान में ये? तो नवेगांव बांग्लादेश में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमपुर महाविहार का स्थापना किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। ठीक है, अब चूंकि देखिए, आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको त्रिपक्षीय संघर्ष पता होगा। यह एक संघर्ष था जिसमें 3 प्रमुख वंश आपस में लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। चूंकि कन्नौज पूरे भारत में मध्य वाले क्षेत्र में स्थित था, जिस कारण इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए इन 3 वंशों के बीच में संघर्ष चल रहा था। वो थे आपके पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों ही वंश चाहते थे कि इस वाले भाग पर हमारा अधिकार हो जाए, जिससे हम पूरे भारत पर सुदृढ़
सुदृढ़ता से शासन कर सके, केंद्रीकृत शासन कर सके। इसी क्रम में अगर हम पाल वंश की तरफ से देखा जाए तो कौन सा पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, तो वो थे आपके धर्मपाल। तो पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले पहले शासक कौन थे? धर्मपाल। किसके लिए हो रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष? कन्नौज के लिए। कुछ समय के लिए इन्होंने कन्नौज को जीत भी लिया था, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ समय के लिए कन्नौज पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया था। और अधिकार किया, उसके बाद उन्होंने अपना एक उपाधि लिया, खुद को उपाधि दिया उत्तरा पथ स्वामिनी, यानी कि उत्तर में जो कन्नौज स्थित है उस पथ पर, उस वाले भाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया है, इसके स्वामी हो गए, इसलिए इन्होंने क्या कहा अपने आप को? उत्तरा पथ स्वामी। ये जान गए आप, ये तो बता ही दिया था मैंने, सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था। अब इसके बाद जो शासक हुए वे हुए देवपाल। देवपाल से कोई बहुत ज़्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान दिया था। जावा आपको पता होगा इंडोनेशिया का एक पहले राजधानी भी था, ठीक है, अब तो नहीं है, नहीं राजधानी नहीं था, राजधानी तो जकार्ता था, इंडोनेशिया का एक शहर था और अभी भी है। तो वहीं के शासक थे आपके बालपुत्र देव, उस टाइम में शैलेंद्र वंशी शासक थे। उसको इन्होंने, वो चाहते थे कि नालंदा में हम बौद्ध विहार का निर्माण कराएं, तो उसको इन्होंने क्या किया? 5 गांव दान दे दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और अंतिम शासक कौन हुए इस वंश के? तो वो हुए आपके मदनपाल, 1144 से 1160 तक। ये भी एक फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया है, अंतिम शासक कौन थे? तो मदनपाल, याद रखिएगा। अब पाल वंश में कुछ विशेष अब है नहीं। अब पाल वंश में एक और पॉइंट है कि पाल वंश के समय में ही एक कला का विकास हुआ था। उसमें क्या किया जाता था? कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी। इसकी तुलना चोल काल के नटराज की मूर्तियों से की जाती है। क्या था इसमें बताऊं? देखो, कांसे को पिघलाकर और एक सांचे में डाल दिया जाता था। सांचा मतलब उसका ढांचा जो होता है उसमें, और उसको सुखाकर फिर एक बहुत विभिन्न प्रकार के डिजाइन वाली मूर्तियां बनाई जाती थी। इसकी शुरुआत धीमन और विठपाल ने किया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, जब चोल वंश चल रहा था तो उस चोल वंश के कुछ दिनों बाद उसी समय में एक और वंश का उदय हुआ, वो था कर्नाट वंश। देखिए क्या हुआ, इसके पीछे बात क्या है। मान लीजिए ये आपका बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये बंगाल है आज का और ये बांग्लादेश सारा। तो ये वाले भाग में तो पाल वंश था। उसी समय में क्या हुआ, बिहार के उत्तरी मैदान में, यानी गंगा नदी के उत्तर वाले भाग में, इस क्षेत्र में जिसे आप मिथिला या तिरहुत क्षेत्र कहते हैं, और नेपाल वाले भाग में एक नए वंश का उदय हुआ, उसे कहते हैं कर्नाट वंश। कब से कब तक चला? 1097 से 1324 तक चला। ये संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। 1097 से लेकर 1147 तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। संस्थापक कौन थे इसके? नान्यदेव थे, ओके, याद रखिएगा इसको। अब आप बताइए मुझे, सोचिए आप कि इतना बड़ा वंश पाल वंश था, इतना खतरनाक शासक थे, तो इनके रहते हुए इधर कैसे साम्राज्य की स्थापना हो गई? उसके पीछे कारण है पाल वंश में समय के साथ कमजोर शासकों का आगमन। चूँकि आप जानते हैं हो गए कि हर दिन एक समान नहीं होता है, पाल वंश में भी यही हुआ। पाल वंश में शुरू में तो बहुत शक्तिशाली शासक हुए, लेकिन बाद में कुछ कमजोर शासकों के समय में, यानी कि उसी कमजोर शासक में एक रामपाल भी थे, इन्हीं के समय गंगा के उत्तरी मैदान के में मिथिला या तिरहुत क्षेत्र में इस वंश का उदय हुआ, मैं बता चुका हूँ अभी। अब इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी सिमरावगढ़, जो कि नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। यहाँ पे ये आपका पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिमरावगढ़ में था, ओके। अब प्रमुख शासक इसके कौन थे? तो ये थे आपके नरसिंह देव। कौन थे? नरसिंह देव। अब नरसिंह देव इसके प्रमुख शासक थे। 1187 से 1227 तक इन्होंने शासन किया। अब इस किसके समकालीन थे? ये बख्तियार खिलजी के समकालीन थे। बख्तियार खिलजी कौन है? आप भली बात जानते होंगे, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये वही पर्सन है जिसने पहली बार बिहार में मुस्लिम आक्रमण किया था, तुर्की आक्रमण किया था, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बख्तियार खिलजी के समकालीन थे। क्या हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है? जब बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्कों की ओर से मुसलमान शासन
स्थापित करने की ओर आया था, करने के लिए आया था। हिंदू और जैन और बौद्ध धर्म को बर्बाद करने के लिए आया था। जब वो पागल कुत्ते के समान बिहार में भाग रहा था, उसी समय क्या हुआ, बीच में आपका नरसिंह देव राय का भी शासन था, यानी कि कर्नाट वंश, ये तो आएगा ऐसे तक। यहाँ पे सेन वंश का शासन शुरू हो गया था। देखिए कर्नाट वंश जो है वो आपका 1097 से 1324 तक है। ये इसके बीच में शुरू हुआ था, पाल वंश के बीच में, लेकिन इसके खत्म होने से पहले ये खत्म हो गया था ना। और जबकि हम बात कर रहे हैं वो 1187 की बात है, और 1161 में ही पाल वंश खत्म हो गया था। इस समय बंगाल में सेन वंश का शासन शुरू हो गया था, जिसके संस्थापक सामंत सेन थे, ठीक है। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं नरसिंह देव के समय की, उस समय बंगाल पे इस वाले भाग में लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन और नरसिंह देव का, यानी कि कर्नाट वंश के शासक का अक्सर क्या होता था, संघर्ष चलता रहता था, ठीक है, इनका और इनका। जहाँ पाल वंश था वहीं सेन वंश आ गया, ठीक है, अक्सर संघर्ष चल रहा था। तो क्या हुआ, इसी समय पाल वंश के शासक तो थे नहीं, सेन वंश के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। अब बख्तियार खिलजी को इसने क्या भेज दिया? नजराना। अब ये इस पर हमला नहीं किया, चले गए सीधा कहाँ पे? लक्ष्मण सेन के पास। अब इसने लक्ष्मण सेन के यहाँ पे पहुँचे तो लक्ष्मण सेन अपने साम्राज्य को छोड़कर बाहर चले गए, यहाँ पे भाग गए कह सकते हैं हम। तो इससे क्या फायदा हुआ नरसिंह देव राय का? दो फायदा हुआ। एक तो खुद को नुकसान नहीं हुआ, नजराना भेज दिया था, दूसरा दुश्मन भी भाग गया। बख्तियार खिलजी ने लूटपाट मचाया और वापस चला गया, या फिर वहाँ पे अपने सूबेदार छोड़ के चला गया वापस। अब बात करते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं इस वंश के अंतिम शासक की। तो इस वंश के अंतिम शासक थे हरसिंह देव, 1295 से 1324, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ इस वंश का, सुनिए। एक ऐसे वंश, ये कर्नाट वंश चलता रहा बहुत दिनों तक। 130 साल बाद की बात है, जब 130 साल बाद मतलब बीत गए, उस समय क्या हुआ, दिल्ली में स्थितियां बदल गई। दिल्ली में अब प्रॉपर दिल्ली सल्तनत के जो लुटेरे थे, यानी कि जो तुर्की लुटेरे थे, जिसके मतलब दास जो थे रह गए थे, गुलाम, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, जो दिल्ली वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, मुसलमान लुटेरे। तो इनका, ये लोग अब पूरे भारत में फैल रहे थे। इसी क्रम में उस समय दिल्ली में तुगलक वंश का शासन चल रहा था, और शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। उसने बंगाल अभियान किया, और बंगाल का ही हिस्सा था बिहार। अभी ना बिहार अलग है, पहले तो बंगाल का हिस्सा था। तो बंगाल का अभियान किया, तो इस बंगाल के अभियान में गया तो आगे तक, लेकिन जब वापस आया, उस समय वापस आने टाइम में इसका संघर्ष कर्नाट वंश के साथ भी हुआ। इस बार इन्होंने ये घूस देने वाला काम नहीं किया, तो कर्नाट वंश के साथ इनका संघर्ष हुआ, और इसमें हरसिंह देव राय हार गए। और हरसिंह देव हार गए, उसके बाद क्या किए, नेपाल के तराई क्षेत्र में चले गए, और फिर यहाँ पे कर्नाट वंश का अंत हो गया। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक पूछे तो आप बताना हरसिंह देव राय, ठीक है। फिर हरसिंह एक महान समाज सुधारक थे, ये भी आप याद रखना। आज जो आप मिथिला संस्कृति का इतना विस्तार देखते हैं, मिथिला में संस्कृति जो बची हुई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है हरसिंह का। मिथिला की संस्कृति, मैथिली भाषा, मिथिला पेंटिंग, मिथिला के लोकगीत, मिथिला की परंपरा, मिथिला की पद्धति, जितने भी है, इसको संरक्षण किसने किया था? इसी हरसिंह ने, इसलिए इसे महान समाज सुधारक कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ बिहार में। तो खैर ये जो अब बताने जा रहा हूँ मैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टोरी समझने के लिए बता दे रहा हूँ मैं। जब गयासुद्दीन तुगलक वापस गए, तो वहाँ पे आपको पता होगा, जिस समय वापस गए उसी समय इनके बेटे ने, जुना खान ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना, इसको लकड़ी के महल में दबा के मार दिया था ज़बरदस्ती, जानबूझ के। तो गयासुद्दीन तुगलक तो मर गया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, फिर फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में एक बार फिरोज शाह तुगलक बिहार आया था, और बिहार में उसने क्या किया, बिहार आकर बिहार की जो वो थी, मतलब जागीर थी, वो यहीं के एक मैथिल ब्राह्मण कामेश्वर ठाकुर को दे दिया। बोला आप ही यहाँ पे शासन कीजिए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ओइनवार वंश की स्थापना की, जो 1353 से 1526 तक चला, बहुत लंबे समय तक चला। राजधानी कहाँ थी इसकी? ओइनी। वर्तमान में ये बेनी मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। प्रमुख शासक कौन थे इसके? कीर्ति सिंह देव, 1402 से 1410। क्यों प्रमुख शासक थे? तो आपको बता दूं मैं, हमारे मिथिला के सम्राट, महाविद्वान, विद्यापति
इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिनका जन्म बिस्फी में हुआ था 1380 में और इनकी मृत्यु 1460 में हो गई थी। विद्यापति को कौन नहीं जानता मिथिला में, मिथिला विद्यापति के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो प्रमुख रचनाएं आपको एग्जाम में आती है, याद कर लीजिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है VVI क्या है, तो तरंगिनी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, व्याधि भक्ति, ये आप पढ़ लो। इसको इतना आपको पढ़ना है स्टार्टिंग में कर्नाट वंश के बारे में, और इसके बाद फिर ये ओइनवार वंश के बारे में और ये पाल वंश। अब आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार बिहार में तुर्कों का आगमन हुआ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बिहार में तुर्की शासन की। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा इतिहास में। जैसा कि आपको पता है कि 7वीं शताब्दी के बाद जब भारत में हर्षवर्धन का शासन खत्म हो गया, उसके बाद अरब से और उसके बाद तुर्क से मुसलमान आक्रमण हुए और इन्होंने बड़ी निर्दयतापूर्वक भारत में हिंदुओं का, बौद्धों का और जैनों का कत्ल किया और जबरन इस्लाम धर्म को लोगों पे थोपा। इसी क्रम में क्या हुआ, बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आए, जैसे कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के टाइम में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी एक सपना लेके आया था कि भारत में एक बहुत ही विशाल मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना करना। इसी क्रम में जब वो भारत में आया तो वो तुर्की था, तो उसने क्या किया, पूरे भारत में अपने सेनापति भेजने शुरू किए विभिन्न जगहों पर। इसी क्रम में बंगाल जो है, जो समय का सबसे शक्तिशाली, सबसे धनी या कह सकते हैं सबसे रिचेस्ट स्टेट था, वहाँ पे उसने एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति जो कि उसका सेनापति था, बख्तियार खिलजी को भेजा। और बख्तियार खिलजी को उसने ये कहकर भेजा कि यहाँ पे जाकर तुम पूरी तरीके से स्थानीय शासकों को और स्थानीय धर्म को बर्बाद कर दो, जिसके बाद हम यहाँ पे इस्लाम तो थोपेंगे ही लोगों पर, साथ साथ यहाँ पे शासन भी करेंगे। तो इसी क्रम में क्या हुआ, बख्तियार खिलजी ने बिहार में आक्रमण किया। तो अब हम पढ़ेंगे बिहार में तुर्क शासन। जैसा कि आपको मैंने क्या बताया, मोहम्मद गौरी ने किसको भेजा बिहार में, तुर्क शासन फैलाने के लिए, इस्लाम धर्म का फैलाने के लिए, या कह सकते हैं यहाँ पे अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए, तो बख्तियार खिलजी को। तो बख्तियार खिलजी को तुर्की लुटेरे गौरी ने भेजा, बताया मैंने आपको ये लुटेरा था। तो मोहम्मद गौरी का ये प्रमुख सेनापति था, जिसने क्या किया, बंगाल बिहार में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। यही बात मैं आपको बता चुका हूँ। बख्तियार खिलजी वो पहला व्यक्ति था जिसने बिहार में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। तो एग्जाम में आपके आएगा भी कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने बिहार में पहली बार मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, तो क्या बोलोगे आप, बख्तियार खिलजी। अब इसने आक्रमण कब किया, तो देखिए 12वीं शताब्दी के अंत में तथा 13वीं शताब्दी के शुरू में, प्रारंभ के मध्य में, मतलब कि यह 1190 के बाद आया था और 1204-5 में 1206 तक ये यहाँ पे रहा। 1206 में तो इसकी हत्या ही कर दी गई। तो 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ के मध्य में, इस बीच में इसने बिहार पर आक्रमण किया। अब हम कह सकते हैं जब यह आक्रमण करने के लिए आया था, तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, यह इस लक्ष्य के साथ आया था कि बिहार में यहाँ के स्थानीय शासकों का अंत करना है और यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, इस्लाम को लोगों पे थोपना है और इसके बाद हमें यहाँ पे शासन भी करना है। तो इस्लाम को थोपने के लिए, लोगों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए इसके पास कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था, या इसके पास कोई ऐसा विशेषता नहीं थी इसके धर्म में जो लोग इसकी धर्म को एक्सेप्ट करें, क्योंकि यह एक हिंदू बहुल इलाका था और यहाँ पे प्राचीन संस्कृति पहले से मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था, इतना विशाल विश्वविद्यालय था। तो इस क्षेत्र में इसको लगा कि ऐसे हम यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे और न ही अपना हम साम्राज्य विस्तार कर पाएंगे, तो क्या करो, सबको बर्बाद कर दो, सबको तोड़ फोड़ दो, सबको आग लगा दो। तो यही काम उसने किया। उसने क्या किया, अपने रास्ते में आने वाले जितने भी हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर, हिंदू, बौद्ध और जैन स्थल थे, सभी का नाश करते गया। तो इसी क्रम में उसने क्या किया, औदंतपुरी विश्वविद्यालय, आपको याद होगा मैंने बताया था पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब का को इसने क्या किया, नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, सब में आग लगा दिया। एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए किस माध्यम को अपनाया गया था,
तो आप याद रखना आग लगाकर इसे नष्ट किया गया था। कहा तो ये जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि लगातार 6 महीने तक आग लगी ही रह गई थी। तो सोच सकते हैं इसने हमारी सभ्यता को किस प्रकार से बर्बाद किया है, क्योंकि इंसान सभ्यता को या तो पीछे छोड़ सकता है जब उनकी सभ्यता उस वाले से अच्छी हो, या तो उसे बर्बाद कर सकता है। तो उस पहली वाला तो ऑप्शन था ही नहीं, तो बर्बाद कर दिया। अब इसके बाद इसने क्या किया, जब इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिया, तो आपको एक बात मैंने बताया था कि जब ये बिहार में आया, देखिए मैं आपको मैप के जरिए बताता हूँ। जब ये बिहार में आया इस वाले भाग में, और यहाँ पे बंगाल था आपका, ये बंगाल है, ये बिहार है यहाँ पे, तो इस क्षेत्र में मिथिला वाले क्षेत्र में आपका कर्नाट वंश का शासन था। याद है आपको, नरसिंह देव थे उस वहाँ के शासक। और इस वाले भाग, बंगाल वाले भाग में पाल वंश का अंत हो चुका था और सेन वंश की शुरुआत हो चुकी थी। सामंत सेन संस्थापक थे इसके, और उस टाइम ये लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे। कौन शासन कर रहे थे? लक्ष्मण सेन। तो नरसिंह देव राय ने क्या सोचा कि बख्तियार खिलजी इधर से आ रहा है, बख्तियार खिलजी ऐसे आ रहा था इसमें, तो रास्ते में तो इसका भी मतलब साम्राज्य आता रास्ते में इसका साम्राज्य भी आता ना, तो इसको भी ध्वस्त कर देता, इसको भी मार देता। तो उसने क्या किया, कुछ भेंट उसको दे दिया, कुछ नजराना भेज दिया दिल्ली, तो जिससे बख्तियार खिलजी ने इसको छोड़ दिया और ये आगे की ओर बढ़ा और लक्ष्मण सेन के मतलब साम्राज्य पर यानी बंगाल पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। लक्ष्मण सेन बंगाल छोड़कर चले गए। तो इससे दो फायदे हुए नरसिंह देव राय को, एक तो उसका साम्राज्य बच गया और दूसरा लक्ष्मण सेन चले गए यहाँ से। तो आप तो जानते ही हैं कि दो साम्राज्य जब अगल बगल में हो तो उनमें आपस में खटपट होती रहती है, तो इनका दुश्मन समझिए चला गया एक, समझे। तो बख्तियार खिलजी बिहार में आया, नरसिंह देव राय अपना बुद्धि लगाए और लक्ष्मण सेन को यहाँ से विदा करवा दिए। तो वही यहाँ पे है लिखा हुआ, बंगाल में लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे। 1203-4 में बख्तियार ने उनकी राजधानी नदिया लखनऊती पर आक्रमण किया, ठीक है, जिस कारण लक्ष्मण सेन बंगाल छोड़कर चले गए और वे बंगाल के अंतिम हिंदू शासक सिद्ध हुए। सही बात है। अभी मैंने क्या बताया आपको, बिहार बंगाल में मुसलमान शासन की शुरुआत किसने की थी? बख्तियार खिलजी ने। तो हिंदू शासन का अंत होगा तब ना मुसलमान शासक की शुरुआत होगी। तो लक्ष्मण सेन अंतिम हिंदू शासक थे, ये भी आप याद रखिएगा। तो अभी तक आप क्या समझे, बख्तियार खिलजी ने पहली बार बिहार में तुर्क शासन का, या कह सकते हैं मुस्लिम शासन की शुरुआत की। और इसने कब आक्रमण किया है बता दिया मैंने आपको। और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला को बर्बाद कर दिया। 1198 के आसपास ओदंतपुरी को बर्बाद किया था इसने। और बंगाल में लक्ष्मण सेन शासन कर रहे थे, इनकी राजधानी पर आक्रमण किया और इनको यहाँ बंगाल छोड़कर जाना पड़ा, विवश कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, जब बंगाल में अब कोई नहीं है, बंगाल में तो लक्ष्मण सेन चले गए बंगाल से, तो उस स्थान पर जहाँ पे बंगाल में कोई नहीं था उसे बख्तियार खिलजी ने जीत लिया। और उस जीते हुए मतलब यानी कि विजित प्रदेश पर अपनी राजधानी बनाई लखनऊती, जिसका नाम लक्ष्मणवटी भी था, ठीक है। लखनऊती को अपनी राजधानी बनाई। तो आपसे पूछा जाएगा बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बोलोगे आप? लखनऊती, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इसने बंगाल पे अपना शासन स्थापित किया, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, इसी के सेनापति ने इसकी हत्या कर दी। इसके सेनापति का नाम था, इसके सेनापति यानी कि इसके अंदर जो अधिकारी थे युद्ध करने वाले, उसी में था एक अली मर्दान खिलजी। ये भी अफगानी ही था, नहीं सॉरी, ये भी एक तुर्की ही था, आई एम सॉरी, ये भी तुर्की था। इसने क्या किया, 1206 में खिलजी की हत्या कर दी, ठीक है। अली मर्दान खिलजी द्वारा हत्या, किसकी हत्या? बख्तियार खिलजी की। ये भी अली मर्दान खिलजी ही था, ठीक है। अब जब इसने हत्या कर दी तो इसके शव को कहाँ दफनाया गया? बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। तो आपने क्या देखा, जो व्यक्ति एक लंबे चौड़े समय तक बिहार को बर्बाद करने में लगा रहा, बिहार के प्रमुख स्थलों को नष्ट करने में लगा रहा, उसकी मृत्यु बिहार में ही हुई और उसे बिहार में ही दफनाया गया। तो यहाँ आपको बख्तियार खिलजी के सारे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, बख्तियार खिलजी तो मर गया। अब थोड़ा सा और पीछे जाइए, दिल्ली में जब मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम शासन की स्थापना की थी तो वो शासन कर नहीं पाया था। आपको पता होगा वह 1206 में क्या हुआ, 1206 में वह उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ पे?
तो अफगानिस्तान जाते समय खोखा नामक जनजाति या फिर खक्खर नामक जनजाति के द्वारा, तो 1206 में गौरी तो मर गया, जिसका ये सेनापति था खिलजी, गौरी तो मर गया, इसके आका मर गए। अब उसके एक और गुलाम थे, उसके एक और सेनापति थे, कह सकते हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने क्या किया, भारत में दिल्ली में दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना की, या फिर कह सकते हैं हम स्लेव डिनेस्टी की स्थापना की। तो ऐसे ही स्लेव डिनेस्टी आया। तो स्लेव डिनेस्टी यानी कि गुलाम वंश जब वहाँ पे शासन कर रहा था, तो बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद बंगाल में फिर से क्या हुआ, मतलब बंगाल में अब कोई है नहीं, बंगाल में अब फिर से क्षेत्रीय लोगों द्वारा वहाँ पे साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास शुरू हो गया, क्योंकि 1206 में कौन मर चुका है, बख्तियार खिलजी। और दिल्ली में अभी दिल्ली सल्तनत अपने पैर ही जमा रहा है, मतलब अभी क्या बोलते हैं इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 तक शासन किया। उसके बाद बेचारा वो मर जाता है। तो अब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ। देखिए, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है, ठीक है। 1206 में बख्तियार खिलजी भी मर चुका है बंगाल में। तो 1206 में बख्तियार खिलजी बंगाल मर चुका है, और 1210 में दिल्ली में वहाँ पे वो शासक भी मर चुके हैं। तो इस बीच बंगाल के क्षेत्रीय लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा ये प्रॉब्लम भी टल गया जो यहाँ पे था, और वहाँ वाला भी टल गया है। तो इसी क्रम में क्या हुआ, 1211 में गयासुद्दीन नामक व्यक्ति ने क्या किया, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। कहाँ पे, बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में। अब क्या होगा देखो, लेकिन आपको बता दूं मैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसी का दामाद या गुलाम दोनों था, इल्तुतमिश शासक बना। अब इल्तुतमिश ऐसा शासक था जो खुद को एक मतलब बढ़िया शासक मानता था और था भी। उसने क्या किया, बिहार वाले क्षेत्र पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया, ठीक है। तो पुनः अधिकार करने का प्रयास किया, और उसके बाद वाले भी जितने शासक थे, जितने भी शासक हुए, उसके गुलाम वंश पर जितने भी खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सभी ने बंगाल पर बिहार पर शासन करने का अधिकार किया। तो होता क्या है, बिहार जो था वो एक अलग से राज्य तो था नहीं, बंगाल का ही हिस्सा था। तो बंगाल में ही किसी साम्राज्य का शासन होता था, तो दिल्ली वाले बंगाल के शासक को हराने का प्रयास करते थे कि वहाँ पे मेरा शासन होगा, क्योंकि दिल्ली में हम हैं। तो बंगाल वाले घसक के आते थे बिहार में। देखो, ये बंगाल वाले आते थे यहाँ पे, और दिल्ली वाले भी कहाँ आते थे, यहीं पे, और यहीं पे लड़ते थे। कहाँ लड़ते थे, बिहार में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस काल में बिहार जो है दिल्ली तथा बंगाल के बीच युद्ध का अखाड़ा या मैदान बन गया। अभी आप समझिए ना, बंगाल के अंदर ही बिहार है, लेकिन बंगाल के जो शासक हैं वो एग्जैक्ट बंगाल में रहते थे, बिहार में बहुत कम रहे थे। और दिल्ली वाले शासक चाहते थे कि हम बंगाल बिहार पर अधिकार कर लें, तो वो इधर से आते थे और ये इधर से जाते थे। तो युद्ध कहाँ होगा, बिहार वाले भाग में होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिहार जो है दिल्ली तथा बंगाल के बीच युद्ध का अखाड़ा बन गया। और केंद्रीकृत सत्ता के उसके, ये तो ओवरऑल की बात हो गई, मतलब पूरे सल्तनत काल के दौरान बिहार जो है दिल्ली और बंगाल के बीच युद्ध का अखाड़ा बना रहा। अब इसको हटाइए, इसको फिनिश कीजिए, इधर देखिए। अब मैंने अभी ये बता दिया था कि 1211 में क्या हुआ, गयासुद्दीन नामक व्यक्ति ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, क्योंकि केंद्रीकृत शक्ति के अभाव में, यानी कि जो नेतृत्व, मतलब नेतृत्व अच्छे से नहीं हो पा रहा था दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में जो थे वो इल्तुतमिश शासक बने ही थे ऐबक के मरने के बाद, और वो अभी अपनी शक्ति को बढ़ा ही रहे थे, क्योंकि अभी उसने उसके बाद अभी उसने क्या किया है, नया साम्राज्य की स्थापना की है। तो अभी पहले खुद के मंत्रियों को स्टेबल तो कर ले, पूरे दिल्ली में तो अपने आप को स्थायी कर ले, तब ना आगे सोचेगा। और इल्तुतमिश के बारे में आपने पढ़ा भी होगा इंडियन हिस्ट्री में, उसने तुर्क के चिलगानी की स्थापना की थी। तो बहुत सारा प्रेशर था इसके पास। तो इसी क्रम में क्या हुआ, 1211 में इधर खाली था बंगाल वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र। यहाँ पे गयासुद्दीन नामक व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पे खुद के साम्राज्य की स्थापना कर ली। अब क्या होगा, इल्तुतमिश क्या करेगा, 1225 में इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सल्तनत द्वारा बिहार वाले भाग पे आक्रमण हुआ। अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ के शासक लड़ने आते थे यहीं पे, और ये भी कहाँ लड़ते थे, यहीं पे। तो युद्ध तो बिहार में ही हो रहा है, युद्ध तो बिहार में ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन हो रहा है किसका, बंगाल के शासक द्वारा दिल्ली के शासक से, ठीक है। कहाँ युद्ध हो रहा है, बिहार में। तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने बिहार पर आक्रमण किया। कब,
1225 में, ठीक है। और 1225 में इसने क्या किया, इसी गयासुद्दीन को मतलब हरा दिया और अपना यहाँ पे एक सूबेदार या कह सकते हैं प्रशासक नियुक्त कर दिया, जिसका नाम था मलिक अलाउद्दीन जानी। इस बार इल्तुतमिश खुद नहीं आया था, इसने अपने सैनिकों को भेजा था और इसी मलिक अलाउद्दीन जानी को भेजा था कि जाओ उसे हरा दो, और हरा दिया और इसे ही बोला तुम ही वहाँ का क्या बन जाओ, प्रशासक बन जाओ, ठीक है। ये प्रशासक बन गया, लेकिन परिस्थितियाँ बदली और क्या हुआ, गयासुद्दीन ने क्या किया, फिर से मलिक जानी को अपदस्थ कर दिया, हरा दिया और पुनः सत्ता प्राप्त कर ली। ये बात आप याद रखिएगा, गयासुद्दीन ने क्या किया, मलिक अलाउद्दीन जानी को हरा दिया, मतलब अपनी शक्ति को फिर से मजबूत किया होगा, हरा दिया होगा। अब इल्तुतमिश को गुस्सा आया कि मेरे जीते जी, मेरे रहते हुए दिल्ली का मैं शासक हूँ, बंगाल वाले क्षेत्र पर कोई शासन कैसे कर सकता है। तो इस बार इसने क्या किया, इस बार इसने स्वयं आक्रमण किया, पुनः बंगाल पर आक्रमण किया तथा वहाँ के तत्कालीन शासक हिजाबुद्दीन इवाज को हरा दिया। देखिए, जब इसने आक्रमण किया तो उस टाइम तक गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी और वहाँ पे शासक बन चुका था हिसाबुद्दीन इवाज, उसी का वंशज। अब जब ये आया तो इसके सामने कौन टकराया, हिसाबुद्दीन इवाज। तो इसने इसी के साथ युद्ध किया और इसे हरा दिया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब इल्तुतमिश सोचता है कि यार ऐसे कितना बार हम बंगाल में आएंगे युद्ध करने के लिए, बंगाल बिहार पूरा एक ही क्षेत्र था। एक काम करो, इतना जो विद्रोह हो रहा है ना, इसको क्या करो, बंगाल को दो भाग में बांट दो, एक बिहार वाला भाग, एक बंगाल वाला भाग। इस दोनों जगह पर दो सूबेदार रख दो, जिससे दो लोग रहेंगे दिल्ली सल्तनत के, तो दोनों नज़र रखेंगे, ना इधर से हंगामा होने देंगे ना इधर से होने देंगे। तो इसने क्या किया, 1229-30 में स्थानीय विद्रोह से बचने के लिए बंगाल को, बंगाल तथा बिहार दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा कि बंगाल तथा बिहार को, बंगाल को दो भागों में किसने बांटा था, तो इल्तुतमिश ने 1229-30 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बेटे नसरुद्दीन महमूद ने भी इस पर, बंगाल और बिहार पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे, कर नहीं पाए। तो जिस कारण क्या हुआ, फिर से यहाँ के क्षेत्रीय लोग पनपना शुरू किए और बलबन के आते आते यहाँ पे फिर से विद्रोह हुआ। और बलबन आपको पता होगा कितना क्रूर शासक था। बलबन के समय क्या हुआ, तुगरिल, क्या नाम था इनका, तुगरिल, तुगरिल के नेतृत्व में पुनः स्थानीय विद्रोह हुआ, फिर से विद्रोह हुआ। तो इसने क्या किया, बलबन ने इसे कुचल दिया, बलबन ने क्या किया, इसे कुचल दिया, मतलब इसे हरा दिया और बंगाल पर फिर से अधिकार कर लिया। लेकिन अभी भी देख रहे हो आप, धर पकड़ हो रहा है, कभी बंगाल पर अधिकार हो जा रहा है दिल्ली सल्तनत का, कभी छिटक जा रहा है। तो इसी क्रम में क्या समझ सकते हैं हम कि अब तक मतलब गुलाम वंश, फिर इसके बाद खिलजी वंश भी आएगा, वो लोग भी अच्छे से शासन नहीं कर पाए बंगाल पे। अच्छे से जो शासन किया बंगाल पर, बढ़िया तरीके से जो अपने गिरफ्त में लिया किसी ने, तो वो कौन थे, वो तुगलक थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ, ठीक है। तुगलक काल में क्या हुआ, बिहार पर गयासुद्दीन, तुगलक सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि वास्तविक रूप से बंगाल पर अधिकार दिल्ली सल्तनत के समय में किस वंश ने किया था, तो क्या बोलोगे आप, तुगलक वंश ने। अब तुगलक वंश के संस्थापक थे आपके कौन, गयासुद्दीन तुगलक। इसने क्या किया, ये बंगाल अभियान पे आए थे, आपको मैंने बताया भी ये बात, बंगाल अभियान पे आए थे। और बंगाल अभियान पे जो आए तो वापस आने टाइम में क्या किया, इनको रास्ते में कौन मिले, ये कर्नाट वंश, तिरहुत वाले क्षेत्र में था, नेपाल वाले क्षेत्र में, तो कर्नाट वंश था। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वहाँ पे इस बार अधिकार कर लिया, इस बार ये छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया, वहाँ पे अधिकार कर लिया, आधिपत्य कर लिया, और मिथिला वाले क्षेत्र पे, यानी कि मिथिला कहो या फिर तिरहुत क्षेत्र कहो, दोनों पे था इनका अधिकार कर्नाट वंश का। तो मिथिला क्षेत्र का नाम तुगलकपुर रख दिया और समझो ना, अधिकार कर लिया। ये तो ऐसे ही फैक्ट है कि तुगलकपुर नाम रख दिया था। आपसे एग्जाम पूछेगा कि कर्नाट वंश का अंत किसने किया, तो क्या बोलोगे आप, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसने अपने बंगाल अभियान के दौरान इस पर अधिकार कर लिया। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक जब वापस जाएगा तो इसी के बेटे द्वारा इसकी, मतलब इसको धोखे से मार दिया जाएगा, जुना खां द्वारा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। तो ये सब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। अब क्या होगा, फिर मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ पे आएंगे, दरभंगा वाले इलाके में कुछ किले बनाएंगे और फिर कुछ कुछ छोटे मोटे काम छिटपुट किया इन्होंने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब फिरोज शाह तुगलक शासक बने तो 1359 में इन्होंने फिर से बंगाल अभियान किया, आपको याद होगा। और बंगाल अभियान के दौरान इन्होंने क्या किया, बिहार आए और राजगीर के जैन मंदिरों में
दान दिया। इसका जानकारी कहाँ मिलता है हमें, कहाँ से मिलता है, तो राजगीर के अभिलेखों से। मैंने बताया भी था आपको कि फिरोज शाह तुगलक के समय में ही इन्होंने मतलब बिहार वाले क्षेत्र में पुनः यहीं के स्थानीय कामेश्वर ठाकुर को दे दिया था, मतलब वहाँ की जागीरदारी कि आप यहाँ पे शासन कीजिए। आपको याद होगा मैथिल ब्राह्मण बताया था मैंने। तो और इन्होंने क्या किया, एक और काम, जैन मंदिर में कुछ दान दिया था। तो आपको एग्जाम पूछेगा कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने बिहार में जैन मंदिरों में दान दिया था, तो आप क्या बोलोगे, फिरोज शाह तुगलक। और तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तो बिहार शरीफ। ये भी एक पॉइंट है, एग्जाम में याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंत हो गया, ठीक है। और तुगलक वंश के बाद क्या हुआ, तुगलक वंश के टाइम में ही नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो कि अंतिम शासक था तुगलक वंश का, उसके टाइम में तैमूर लंग का आक्रमण होता है मध्य एशिया से। और तैमूर लंग को आप जानते ही हैं, दुनिया में 4 करोड़ लोगों को मार चुका था, वो कितना क्रूर था। तो दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को बर्बाद कर दिया, समझिए चौपट कर दिया। इस कारण क्या हुआ, तुगलक वंश कमज़ोर पड़ गया। और तुगलक वंश समझिए कुछ दिन बाद तो इसका अंत ही हो गया 1414 में। 1414 में इस तुगलक वंश का अंत हो गया था। तो तुगलक वंश कमज़ोर पड़ चुका था और तुगलक वंश के कमज़ोर पड़ने के कारण क्या हुआ, वो जो विभिन्न क्षेत्रों में लंबा लंबा हाथ फैलाए हुए थे भारत में, वो छूट गए इनके हाथों से। मतलब दिल्ली सल्तनत के हाथ से बाकी क्षेत्रीय राज्य छूट गए, वो दिल्ली भर ही इनका शासन रह पाया। इस कारण क्या होगा, इसके बाद जो वंश आएंगे, सैयद वंश और लोदी वंश, इसके टाइम में भी सुदृढ़ शासन नहीं हो पाएगा। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान, ये तो तैमूर लंग के ही क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे भारत में, कि तुम यहाँ पे शासन करो और मुझे टैक्स भेजते रहना। ये उसने बोल के गया था, मतलब तैमूर लंग बोल के गया था किसको, खिजर खान को। तो खिजर खान तो समझिए उसी का चमचा था तैमूर लंग का, तो क्या खुद शासन करेगा। और उसके बाद लोदी वंश आएगा, तो लोदी वंश भी क्या हुआ, उसके टाइम में सुदृढ़ केंद्रीकृत शासन न होने के कारण भारत के कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय शक्तियां को उदय हुआ, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इसमें अभी हम बंगाल बिहार वाला पढ़ रहे हैं। तो बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में 2 वंशों का उदय हुआ, दो मतलब शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें एक था जौनपुर का सरकी वंश और बंगाल का हुसैन शाही वंश। देखिए ये है आपका बिहार, ठीक है। अब बिहार है यहाँ पे, तो यहाँ पे था आपका बंगाल का हुसैन शाही वंश। क्या था, हुसैन शाही वंश। और यहाँ पे क्या था, इस वाले भाग में यहाँ पे था आपका सरकी वंश, ठीक है। मतलब जौनपुर में था, ये यूपी के जौनपुर में, तो आधा बिहार पे इसने अधिकार किया था। बंगाल में ये था, तो आधा बिहार पे हुसैन शाही वंश ने अधिकार किया था। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे हम, और इसके बाद किस प्रकार से अफगानी सत्ता ने बिहार पर अपना कब्जा कर लिया, अफगानी सत्ता का बिहार में विकास हुआ, और इसी क्रम में शेर शाह सूरी के प्रयासों को पढ़ेंगे हम, ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में जब सैयद वंश और लोदी वंश चल रहा था, उस टाइम बिहार के पूर्वी वाले भागों पे हुसैन शाही वंश शासन कर रहे थे बंगाल के, और पश्चिमी वाले भागों पे सरकी वंश शासन कर रहे थे, जो कि जौनपुर के शासक थे। इसको अगर मैप पे देखें, तो मैं फिर से बता दूं आपको, अगर ये बिहार है अगर, तो इसके इधर बंगाल था, यहाँ पे हुसैन शाही वंश जो कि इतना क्षेत्र पर अधिकार कर चुका था, और इधर था आपका जौनपुर। क्या था, जौनपुर। और यहाँ पे था आपका सरकी वंश जो कि आपका इस वाले भाग पर अधिकार कर रहा था। अब दिल्ली में आपका शासन था किसका, लोदी वंश का। अब लोदी वंश के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लोदी वंश के समय की अब बात कर रहे हैं। तो लोदी वंश के समय क्या हुआ, इसी जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी शासन कर रहा था। बहुत दिन से जौनपुर पर अपना ये स्वतंत्र शासन कर रहा था, सैयद वंश के टाइम से ही। मतलब यहाँ पे सरकी वंश था, उसका ये अंतिम शासक था, इसके बाद इसका अंत हो जाएगा। तो इसने बहलोल लोदी को बहुत परेशान किया, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। बहुत दिनों तक उससे लड़ता रहा, भागता रहा, अपने साम्राज्य को बचा के रखा। लेकिन लास्ट में उसने क्या किया, सिकंदर लोदी के टाइम में क्या किया उसने सोचा कि क्यों ना इस जौनपुर के शासन को और इधर बढ़ाया जाए, मतलब दिल्ली की ओर ले जाया जाए। अब दिल्ली में है आपका सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी बाकी लोदी शासक यानी कि बहलोल लोदी की अपेक्षा यह शक्तिशाली थे। इन्होंने क्या किया, सिकंदर लोदी ने इनको हुसैन शाह को कुचल दिया और बिहार पर अधिकार कर लिया।
मतलब अब हुसैन शाह को ही इसने हरा दिया। और इस वाले भाग पर किसका अधिकार हो गया? अब इस वाले भाग पर अधिकार हो गया अब लोधी वंश का, मतलब पूरे इस जौनपुर इस सब पूरे भाग पर। अब बचा सिर्फ इधर हुसैन शाही वंश। अब इसने अधिकार कर लिया और इस क्षेत्र से, जो कि आपका मिथिला और तिरहुत का क्षेत्र था, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र से ये कर वसूली करने लगे, क्योंकि अब इनका अधिकार है तो कर तो वसूलेंगे ही। अब कर वसूली करने के लिए इन्होंने क्या किया? मुबारक खां को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त किया? मुबारक खां को। अब क्या होगा, जब ये इस वाले भाग पर अधिकार कर लिए, कहाँ पे? इधर पश्चिम बिहार वाले भाग पे अधिकार कर लिया, यानी कि जौनपुर वाले भाग पे अधिकार इनका हो गया। तो अब इन्होंने सोचा क्यों ना बंगाल वाले भाग और जो पूर्वी वाला बिहार जो जिसको कैप्चर किया हुआ इन्होंने, इस पर हम एक बार देखें हमला करके। तो उस टाइम बंगाल के शासक, यहाँ पे हुसैन शाही वंश के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह शासन कर रहे थे। तो सिकंदर लोदी ने 1504 में क्या किया? युद्ध किया। किसके साथ? तो हुसैन शाह के साथ सिकंदर लोदी ने युद्ध किया। युद्ध बहुत भीषण नहीं हुआ, बल्कि एक संधि के साथ खत्म हो गया। इस संधि में यह कहा गया कि उत्तर बिहार का सारण और तिरहुत क्षेत्र अब किसके अधिकार में आ जाएगा? सिकंदर लोदी के अधिकार में हो जाएगा। मतलब समझिए ना, ये वाला जो भाग है ना बचा हुआ बिहार का, इस पे भी अब किसका अधिकार हो गया? सिकंदर लोदी का अधिकार हो गया। अब इस वाले भाग पर भी सिकंदर लोदी का अधिकार हो गया, मतलब पूरे बिहार पे। और यहीं पे इन्होंने क्या किया? अपना मतलब इन्होंने क्या किया? अपना यहाँ पे सूबेदार नियुक्त करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब इस वाले भाग, पूरे भाग पर किसका अधिकार है? लोदी वंश का। अब जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होंगे? आपको मैंने क्या बताया था, अपना सूबेदार नियुक्त कर चुके थे। तो उस टाइम सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी के टाइम क्या हुआ? इस वाले क्षेत्र के सूबेदार कौन थे आपके? दरिया खां लोहानी। ये सूबेदार थे इन्हीं के, मतलब इब्राहिम लोदी के ही। लेकिन इन्होंने देखा कि इब्राहिम लोदी तो बहुत ही मतलब ऐसा शासक नहीं था जो सबको अपने पिता की तरह केंद्रीकृत या फिर कंट्रोल करके चला सके। आप इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि इब्राहिम लोदी ने अपने पिता सिकंदर लोदी के जितने भी हितैषी थे, जो क्लोज लोग थे, उन सबको मरवा दिया था या उनको जेल में डाल दिया था। तो एक इसी कारण लोदी वंश का अंत भी हुआ, यही कमजोरी था। आपको बता दूं मैं, इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा और मामा उसके खिलाफ थे। उसी ने न्योता भिजवाया था बाबर को। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, बाबर आएंगे और बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को मार दिया। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इब्राहिम लोदी के समय में यहाँ का जो सूबेदार था दरिया खां लोहानी, यह भी अपने आका सिकंदर लोदी का प्रिय था। लेकिन इसने देखा इब्राहिम लोदी की नेतृत्वहीनता, तो इसने क्या किया? विद्रोह किया और स्वतंत्र साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर लिया। मतलब ये इब्राहिम लोदी वंश का हिस्सा है, ये पूरा पर तो लोधी वंश ने अधिकार कर लिया था। यहाँ पे अब क्या होगा? ये अब अधिकार कर लेंगे, दरिया खां लोहानी स्वतंत्र शासन स्थापित कर लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेंगे विद्रोह करने के बाद। अब लेकिन कुछ ही दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? इसी दरिया खां लोहानी की मृत्यु 1522 में हो जाती है। अब इनकी मृत्यु हो गई तो इसके पुत्र जो थे बहार खां लोहानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद कर लीजिए इसको। इन्हीं का नाम था मोहम्मद शाह, ये शासक बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। ठीक है। बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह यहाँ के शासक बने। अब यहाँ पे ये शासक बने, इसी बीच क्या हुआ? इब्राहिम लोदी जब तक इस पर कंट्रोल करता, किस पर? बहार खां पर, कि अब हम फिर से इसको मिला ले अपने में, इसी बीच बाबर ने हमला कर दिया। और बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को मार दिया। इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर ली। किसकी स्थापना कर ली? मुगल वंश की। अब दिल्ली में मुगल वंश है। ठीक है। और इस वाले भाग में क्या है आपका? बहार खां लोहानी है। और इस वाले भाग में हुसैन शाही वंश था, पता है ना आपको? हुसैन शाही वंश। अब इसी हुसैन शाही वंश में एक शासक थे नुसरत शाह। ठीक है। और इधर थे आपके ये बहार खां लोहानी। अब ये क्या करेंगे? दोनों मिलकर इस जौनपुर वाले हिस्सा पर हमला करने का प्रयास करेंगे। इनको लगेगा कि अभी तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत ही हुई है, ये इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर जौनपुर पर अधिकार कर लिया जाए, क्योंकि मुगल वंश तो दिल्ली में है, मतलब आगे होगा, यहाँ पे दिल्ली में होगा।
अब ये यहाँ पे देखिए, ये और ये दोनों मिलकर सोचेंगे इस पर अधिकार कर ले, क्योंकि इस वाले क्षेत्र पर तो लोधी वंश का अधिकार था ना, और लोधी वंश तो खत्म हो गया, ये खाली है। अब ये पूरा समझिए पूरा खाली है, ये सब पूरा क्षेत्र खाली है। अब इस क्षेत्र पर सोचेंगे ये पूरा अधिकार करने का। इसी का क्रम में क्या करेंगे, ये नुसरत शाह जो कि उत्तर बिहार और बंगाल के शासक थे, और बहार खान लोहानी जो कि दक्षिण बिहार के शासक थे, इसके यहाँ के शासक थे, इन्होंने जौनपुर पर हमला किया। लेकिन बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भेजा और बोला इसको ख़त्म करो, और इन दोनों ने इस दोनों अफ़गानी वंश का खात्मा कर दिया। क्या कर दिया? खात्मा कर दिया। देखिए, नुसरत शाह भी अफ़गानी शासक ही थे, और बताया था ना, मैंने शुरू में बता दिया था कि ये जौनपुर में ये सरकी वंश और ये बंगाल में आपका हुसैन शाही वंश, दोनों ही अफ़गानी वंश थे। तो ये अभी नुसरत शाह भी क्या है? हुसैन शाही वंश के शासक हैं, ये भी अफ़गानी हैं। और ये जो बहार खान लोहानी है ये भी अफ़गानी ही है। देखिए, मैं लिखा था मैंने, दरिया खान लोहानी अफ़गानी है, तो उन्हीं के बेटे हैं ना, तो वो भी अफ़गानी ही होंगे। इन दोनों अफ़गानियों को क्या किया? इसने कुचल दिया। किसने? हरा दिया, हुमायूं ने। अब ये दोनों फिर से अपनी जगह पे चले गए। मतलब ये जो सोच रहे थे जौनपुर में आगे बढ़ जाएं हम, वो बढ़ नहीं पाए। अब इसके बाद क्या होगा? 1530 में बाबर मर जाएगा। कौन मर जाएगा? 1530 में बाबर। अब बाबर की जैसे ही मृत्यु होगी तो दौरा के युद्ध में बाबर की मृत्यु के बाद क्या होगा? अफ़गानी सोचेंगे ओहो बाबर तो मर गया, अब फिर से हम क्या करते हैं, चलते हैं जौनपुर की तरफ। मतलब जौनपुर पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैंने क्या बताया, हुमायूं ने पिछली बार भी इनको कुचल दिया था। इस बार फिर से युद्ध होगा, दौरा का युद्ध। इस दौरा के युद्ध में 1532 में अफ़गानियों को हुमायूं ने पुनः कुचल कर उनका पतन सुनिश्चित कर दिया। मतलब अफ़गानियों का पतन होने लग गया। मतलब अब मुग़ल साम्राज्य अब बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अफ़गानियों का पतन तो हो गया, लेकिन अभी भी छिटपुट बिहार में अफ़गानी थे। इसके बाद शेर शाह सूरी का क्या महत्व है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में और जानेंगे कि इसका कितना महत्व है बिहार के इतिहास में। तो देखिए, जब बाबर की मृत्यु हो गई और ये जो अफ़गानी थे ये जौनपुर को जीतने का प्रयास कर रहे थे, उस क्रम में हुमायूं ने उन्हें हरा दिया और उनका पतन कर दिया। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद क्या हुआ? अफ़गानी सत्ता ख़त्म सी हो गई, लेकिन इसको पुनर्जीवित किया शेर शाह सूरी ने। अब ये शेर शाह सूरी कौन है, क्या है इसके पीछे की घटना, ये सब जानते हैं हम पहले। देखिए, अगर आप इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाए तो जिस टाइम लोधी वंश का शासन चल रहा था, बहलोल लोधी का, उस टाइम ये जो शेर शाह सूरी के दादाजी हैं इब्राहिम खां सूर, उनके दादाजी का नाम क्या था? इब्राहिम खां सूर, वो और इनके पिता जिनका नाम था हसन खां, ये दोनों अफ़गान से भारत की ओर आए। भारत में उस टाइम कौन थे? लोधी शासक। और लोधी वंश का शासन कहाँ था? जौनपुर में था। मैंने बताया थी अभी, जौनपुर में इनका अधिकार था। अब जौनपुर का ही एक भाग था, मतलब एक कह सकते हैं हम, उसी का एक क्षेत्र था आपका बिहार का पूर्वी वाला भाग, बताया था ना। वहीं पे उन्होंने एक सूबेदार नियुक्त किया था, उसका नाम था जमाल खां। क्या नाम था? जमाल खां। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अब इस जमाल खां के पास कौन आते हैं? आपके हसन खां। सासाराम के क्षेत्र के सूबेदार थे पहले जमाल खां, जो कि जौनपुर के क्षेत्र में आता था। जमाल खां के यहाँ आते हैं हसन खां। पहले ये लोग तो हसन खां और इब्राहिम खां पंजाब में ही बसते हैं कुछ दिन, जब अफ़गान से आते हैं तो फिर आगे बढ़े और फिर आ जाते हैं ये जौनपुर, और वहीं पे जमाल खां की सेवा करते हैं। उनसे खुश होकर जमाल खां ने हसन खां को अपनी जागीर दे दी और इन्हें वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब शेर शाह सूरी के क्या पॉइंट सब समझिए। शेर शाह सूरी इसी हसन खां के बेटे थे, जिसका बचपन का नाम क्या था? आपका फरीद खां। ये शेर शाह सूरी के बचपन का नाम है। शेर शाह सूरी और हसन खां मतलब यानी कि उसके पिता के बीच में बनती नहीं थी। क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी इनके पहले पत्नी के बेटे थे और हसन खां की कुल 4 पत्नियां थीं, और उनको जो नए पत्नियों बाद वाली पत्नियां थीं उनके बच्चे से ज़्यादा लगाव था, शेर शाह सूरी से कम लगाव था। तो अक्सर इन दोनों में अनबन बनी रहती थी। इस बात से गुस्सा होकर बचपन में ही ये भाग गए थे जौनपुर। वहीं पे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर वापस आए भी तो ये चले गए कहाँ पे? ये बहार खान लोहानी जो कि दक्षिण बिहार के शासक थे, ठीक है, उनके पास चले गए। और
ये वही बहार खां लोहानी है, मैंने बताया था आपको, दक्षिण बिहार के शासक थे। उन्हीं के पास चले गए और वहीं पे इन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया। अब यहीं पे नौकरी कर रहे थे, इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, एक शेर को एक ही बार में मार दिया, मतलब इसी क्रम में। तो इस बात से खुश होकर बहार खां लोहानी ने इनको शेर खां की उपाधि दे दी। ठीक है, एग्जाम में आता भी है कि शेर खां की उपाधि शेरशाह सूरी को किसने दी है, तो बहार खां लोहानी ने। अब यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद ये क्या हुआ, जब मुगलों का भारत में आक्रमण हुआ तो ये क्या किए, मुगल सेना में जाके भर्ती हो गए। किसके सेना में, मुगल सेना में भर्ती हो गए, क्योंकि इनको कुछ नया करना था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मुगलों की सेना में जाके भर्ती हो जाए और जाने कि आखिर किस प्रकार से ये मुगल जो हैं इब्राहिम लोदी को मतलब हरा दिए। बताया था 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और भारत पे, दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। तो ये कुछ नुस्खे, कुछ गुड़ बातें जानना चाहते थे। वहाँ गए तो ये उस टाइम मुगल जो थे चंदेरी का युद्ध लड़ रहे थे, तो उसी युद्ध में शेरशाह सूरी भी लड़े। अब चंदेरी के युद्ध में इन्होंने ये गौर किया कि आखिर मुगल लड़ते किस प्रकार से हैं, मुगल की युद्ध कला क्या है। और पूरे युद्ध के दौरान इन्होंने मुगलों की युद्ध कला को सीख लिया और उनको ये आभास हो गया कि अरे इनको तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ। यानी कि मुगलों को, शेरशाह सूरी को लगा कि मैं इन्हें आसानी से हरा सकता हूँ और मैं खुद का साम्राज्य स्थापित कर सकता हूँ। ऐसा कि इन्होंने सोचा, ऐसा सोचा शेरशाह सूरी ने। और इसी युद्ध में इन्होंने एक बात कहा, जब चंदेरी का युद्ध हो गया, बाबर जीत गया यानी कि मेदिनी राय के खिलाफ, तो उस युद्ध में उन्होंने एक बात कहा कि अगर भाग्य मेरे साथ रहा, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं बड़ी आसानी से मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। फिर से सुन लीजिए, अगर भाग्य मेरे साथ रहा और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं बड़ी आसानी से मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आपकी शेरशाह सूरी ने। और कुछ ऐसा ही उन्होंने आगे चल के किया भी। देखिए क्या होता है, चंदेरी के युद्ध के बाद ये मुगल सेना से फिर से भाग जाएंगे और फिर आ जाएंगे बहार खां लोहानी के पास। बहार खां लोहानी के पास आएंगे और उस टाइम बहार खां लोहानी इनको नौकरी पे रखते हैं फिर से, एज अपने बेटे के संरक्षक के तौर पर। ठीक है, इनके बेटे थे, उनके संरक्षक के तौर पर इनको रख दिया। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाएगी, मतलब ये मर जाएंगे। मर जाएंगे तो क्या करेंगे शेरशाह सूरी पता है, इन्हीं की विधवा जिनका नाम था दूदू बेगम, उनसे शादी कर लेंगे और पूरे दक्षिण बिहार पर इनका अब खुद का अधिकार हो गया। समझे, मतलब अब ये सिर्फ ना सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि वहाँ के शासक बन गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब ये पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहे थे, यानी कि ये जो है ये बिहार वाले क्षेत्र से, इधर से अब ये यूपी वाले क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, इसी क्रम में इन्होंने चुनार के किले पर हमला किया और चुनार के किले पर हमला करके इन्होंने वहाँ के शासक ताज खां को मार दिया और उनकी विधवा लाड मलिका से भी विवाह कर लिया। मतलब इन्होंने अब दो विधवाओं से विवाह कर लिया और दोनों की अथाह संपत्ति पर अधिकार कर लिया। अब इनके पास पैसों की कमी नहीं है। अब जो इन्होंने सपना देखा था उस टाइम में कि मैं मुगलों को बाहर कर दूंगा, अब ये पूरा करने के प्रयास में आगे बढ़े। इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, 1539 में हुमायूं को ललकारा, मतलब कि अब हुमायूं को ये टक्कर दे रहे हैं और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, फिर 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध में भी उसको हरा दिया और भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। ये सब आप मुगल साम्राज्य में पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा चुके हैं। अब हुमायूं भारत छोड़ के चले गए। अब भारत छोड़ के चले गए तो 1540 से लेकर 1545 तक किसने शासन किया दिल्ली पर, तो शेरशाह सूरी ने। उसके बाद भी उसके वंशज शासन किए, सिकंदर सूर, इस्लाम शाह सूर, ये सब शासन किए शेरशाह सूरी के शासन, मतलब शेरशाह सूरी के वंशज। लेकिन 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने शासन किया। इस क्रम में इन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए और ये इतने महत्वपूर्ण थे जो आगे चलकर अकबर द्वारा अपनाया गया। और आपको पता होगा अकबर एक सबसे अनोखा या कह सकते हैं सबसे अलग मुगल शासक था जिसकी चर्चाएं हमारे इतिहास में की जाती है। तो अकबर ने इनकी नीतियों को अपनाया तो कुछ तो विशेष किया होगा, तो बहुत सारे काम किए थे। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण काम को हम पढ़ते हैं, जैसे कि
जीटी रोड की का पुनर्निर्माण, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड जो था, जो महाभारत काल से ही है, इसका निर्माण तो बहुत पहले हो चुका था, इसको पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन कह सकते हैं हम इसको एक जीवंत रूप दिया। यहाँ पे जगह जगह पर नहरें मतलब ये तालाब खुदवाया, वृक्ष लगवाया, धर्मशाला बनवाया, ये सब तो जीटी रोड का पुनर्निर्माण कह सकते हैं हम, ये किया। उसके बाद डाक सेवा की शुरुआत की। आज जो आप कुछ दिनों पहले तक पोस्ट ऑफिस वाला सुविधा देखते थे, उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी, ठीक है, डाक सेवा। इन्होंने पटना की स्थापना की। पाटलिपुत्रा जो है आज, मतलब पाटलिपुत्रा जो शहर था, उसे अब फिर से मतलब वही जीवंत रूप देकर पाटलिपुत्रा की जगह पटना नहर की मतलब पटना नगर की स्थापना की, ठीक है। तो ये आप याद रखना, पटना शहर की स्थापना उन्होंने की थी। चांदी के सिक्के चलवाए, जिसे रुपया कहा जाता था, और आपको पता होगा आज हमारी इंडियन करेंसी भी क्या है, रुपया है। इसी रुपया नाम पर हमारी इंडियन करेंसी का नाम भी रुपया रखा गया है, जो कि 178 या 180 ग्रेन का होता था। ये दोनों कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, मोस्टली जगह पर 178 ग्रेन लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक तांबे के दाम की शुरुआत की, जो 380 ग्रेन का होता था। गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, यह भूमि मापने का एक यंत्र था, गज ए सिकंदरी, ठीक है, जो कि आपके सिकंदर लोदी ने शुरुआत किया था इस चीज़ की। आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी। इसको फिर से किसने स्टार्ट किया, तो शेरशाह सूरी ने। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, 1547 में जब मृत्यु हो जाएगी इनकी, शेरशाह सूरी की, तो उसके बाद ये होगा कि इनके वंशज शासन करते हैं, लेकिन इनके वंशज ने क्या किया, आपस में ही बैर रखा और दो भागों में सूरवंश को बांट दिया, ठीक है। और एक थे आपके इस्लाम शाह, एक थे सिकंदर सूर, ठीक है। सिकंदर सूर दिल्ली वाले भाग पे शासन कर रहे थे, और इधर बिहार, जौनपुर, इस सब वाले भाग पे इस्लाम शाह सूर शासन कर रहे थे। तब इस बात का फायदा उठाया हुमायूं ने। हुमायूं जब वापस आते हैं तो हुमायूं ने इनके वंशजों का विनाश कर दिया, और भारत आकर फिर से क्या किया इन्होंने, मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन ये हुमायूं फिर तुरंत मर जाएंगे, तुरंत ही मर जाएंगे। कुछ दिनों बाद शराब पीकर लुढ़क जाते हैं दिल्ली में, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, अफगानी सत्ता का पुनः उदय होगा। अफगानी शक्ति का पुनः उदय होने लगेगा कि अरे मतलब हुमायूं आया था, बर्बाद करके चला गया था, वो खुद मर गया। क्यों ऐसा हुआ, देखिए, हुमायूं का एक बेटा था अकबर, जो आगे चलकर मतलब बहुत ही महान शासक बना। तो अकबर उस टाइम मात्र 13.5 या 14 साल का था, और उस टाइम पंजाब के कलनौर में था, वो पंजाब में कलनौर में था। आज के डेट में वो हरियाणा में जगह स्थित है। वहाँ पे बैरम खां अपने संरक्षक बैरम खां के साथ था। इस बीच क्या हुआ, बिहार में और बंगाल में अफगानी सत्ता का पुनः उदय होने लगा, क्योंकि हुमायूं मर चुके हैं। और दिल्ली पर हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू ने अधिकार कर लिया। फिर आपने पढ़ा होगा कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया। बैरम खां ने धोखे से हेमू को आँख में तीर मार दिया, उनका गला काट दिया निहत्था करके। ये सब स्टोरी है। हेमू को मतलब धोखे से मार दिया, फिर से मुगल साम्राज्य की नींव डाली कहाँ पे, दिल्ली में। तो इसके बाद जब अकबर अपने आप को शक्तिशाली बना रहा था, मतलब अकबर अपने आप को उस टाइम शक्तिशाली बना ही रहा था, इस बीच में तो पूरा बंगाल वाला, बिहार वाला भाग खाली था। कब हुमायूं की मृत्यु हुई, और जब तक अकबर शासक बनेगा, फिर अपने आप को मतलब रीएस्टेब्लिश करेगा, इस बीच बंगाल बिहार खाली है। तो यहाँ पे अफगानी शक्ति का उदय हुआ, और ताज खां करारानी, सुलेमान खां करारानी और दाऊद खां करारानी क्रमशः अफगानी शासक बने। ये सब शासक यहाँ बन रहे थे, शासन कर रहे थे। लेकिन जब अकबर को लगा कि अब हम बिहार बंगाल पर अधिकार कर सकते हैं, तो 1574 में इन्होंने क्या किया, मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया और यहाँ भेजा। तो मुनीम खां ने क्या किया, कुछ हद तक दाऊद खां करारानी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मुनीम खां असफल रहे, ठीक है। मुनीम खां असफल रहे, इस बात का पता चलेगा अकबर को। अकबर गुस्सा हो जाएंगे, अकबर स्वयं आक्रमण करेंगे, ठीक है। अकबर स्वयं आक्रमण करेंगे, और दाऊद खां करारानी पर इन्होंने खुद आक्रमण किया। और राजमहल के युद्ध में, राजमहल आप जानते होंगे, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसी वाले भाग में युद्ध हुआ, राजमहल के युद्ध में पराजित कर दिया, ठीक है। और 1580 तक बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब बिहार वाले भाग पर 1580 तक किसका अधिकार हो गया पूरा, तो अकबर का। तो अब ये आपने समझा कि कैसे शेरशाह सूरी ने खुद को इस्टेब्लिश किया, अफगानी सत्ता को पुनः मजबूत किया, और क्यों शेरशाह सूरी का महत्व है हमारे भारतीय इतिहास में। किस प्रकार शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार किया, फिर हुमायूं वापस आया, सूर्यवंश का अंत कर दिया, यानी कि शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी, उसका अंत कर दिया। और फिर हुमायूं भी मर जाएगा, तो अकबर उधर
व्यस्त है, मतलब रीएस्टेब्लिश करने में खुद को। इधर दाऊद खां करानी, मतलब ये सब करानी जितने भी हैं ये लोग अफगानी शासक यहाँ पे होंगे। फिर अकबर भी इनको हरा के फिर से बिहार पर अपना अधिकार कर लेगा। अब बिहार में मुगल का क्या संबंध रहा, मुगलों ने क्या काम किया, किस प्रकार की बातें हैं, अब वो हम जानेंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि बिहार में मुगल साम्राज्य का क्या इम्पैक्ट था। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1580 तक मुगलों का बिहार पर पूरा आधिपत्य हो गया और मुगलों ने क्या किया, बिहार को एक मुगल प्रांत घोषित कर दिया। इसको बिहार को एक मुगल प्रांत का दर्जा दे दिया। और यहाँ का गवर्नर फिर किसे नियुक्त किया, तो मान सिंह को। आपने सुना होगा राजा मान सिंह का नाम, ठीक है, ये नवरत्न में भी एक थे ये। तो राजा मान सिंह को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। और मान सिंह ने क्या किया, अपने आसपास वाले जितने भी क्षेत्रीय शासक थे जो छिटपुट शासन कर रहे थे, उन सबको हराकर पूरे भाग में मुगलों का अधिकार करवा दिया इन्होंने। किसने, मान सिंह ने। तो मान सिंह ने 1587 से 1594 तक एक लंबे समय तक यहाँ पे गवर्नर वाला काम किया। इसके बाद अकबर के बाद फिर शासक हुए जहांगीर, जिन्होंने क्या किया, 1621 में अपने बेटे राजकुमार परवेज को बिहार का गवर्नर बनाया। ठीक है, तो राजकुमार परवेज ने क्या किया, खोखरा देश यानी कि जिसे आज के डेट में छोटा नागपुर कहते हैं, यहाँ पे अधिकार कर लिया। स्पेशली यहाँ के हीरे की खानों पर अधिकार कर लिया। और यहाँ पे हीरे की खान पर अधिकार करने के बाद क्या हुआ, इसने मुगलों को, मतलब मुगलों की अर्थव्यवस्था में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस हीरे की खान ने, क्योंकि अब इस हीरे की खान पर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का। इस बात का चर्चा जहांगीर अपने किताब जहांगीरनामा में करते हैं। और इसमें क्या हुआ, कुछ दिनों बाद फिर आपको पता होगा इसका बेटा शाहजहां था, उसने मतलब अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया था, इस भाई के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो कुछ बीच में ऐसा भी आप पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में कि शाहजहां ने अपने भाई परवेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसके बाद क्या किया, बिहार वाला भाग इस परवेज से छीन लिया था। मतलब स्टोरी इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, आप इतना समझिए कि जहांगीर ने परवेज को यहाँ का बना दिया गवर्नर, उसने खोखरा देश पर अधिकार कर लिया छोटा नागपुर पे। लेकिन शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, उस क्रम में शाहजहां ने परवेज से बिहार का भाग छीन लिया। समझे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, जहांगीर के बाद जहांगीर के समय में अंतिम में बिहार के गवर्नर अंतिम कौन हुए, तो मिर्जा रुस्तम सफावी, जिसने 1626 से 1627 तक यहाँ पे गवर्नर वाला काम किया। फिर शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां के टाइम में विशेष कोई भी बिहार में काम नहीं किया गया, इसलिए शाहजहां से प्रश्न नहीं बनते हैं। और औरंगजेब ने भी बिहार में शुरू में कुछ नहीं किया, क्योंकि वो आपको पता होगा औरंगजेब ने शुरुआत में दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत की, क्योंकि उसके कई सारे विरोधी थे, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाकर शासक मतलब हासिल किया था ये सत्ता। तो इस क्रम में जब वो अंतिम समय में आया, तो अंतिम समय में उनको शिवाजी ने परेशान किया, आपको पता होगा, और अंतिम 25 साल वो दक्षिण भारत में बिताया। तो बिहार में वो खुद कभी नहीं आया, खुद कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पोते अजीम को यहाँ का गवर्नर बनाया। ठीक है, बिहार का गवर्नर बनाया किसको, अजीम को। और अजीम ने क्या किया, पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है कि पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा था, तो अजीम ने। ठीक है, फिर जब अजीम यहीं पे रहेगा, अजीम यहीं पे आके बस जाते हैं, एक बहुत दिन तक यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर थे, तो इसी क्रम में क्या हुआ, इनका एक बेटा हुआ, इसका नाम था फर्रुखसियार। और आपको पता होगा फर्रुखसियार आगे शासक बनेगा। ये सब उत्तर मुगल काल के शासक हैं, जिस टाइम मुगल वंश का मतलब पतन होने जा रहा था, मुगल वंश के हाथ से देश की सत्ता निकल सी रही थी, उस टाइम की बात है। तो फर्रुखसियार से क्वेश्चन ये आता है कि चूंकि फर्रुखसियार पटना में ही हुआ था, क्योंकि इसके पिता पटना में ही रहते थे, पटना में पैदा हुआ था, तो इसने पटना में ही अपना राज्याभिषेक भी करवाया। ठीक है, तो एग्जाम में ये आएगा वो पहला मुगल शासक कौन था जिसने पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया, तो क्या बोलोगे आप, फर्रुखसियार 1713 में। अब इसी के समय में क्या हुआ, कुछ घटनाएं हैं जो आप मॉडर्न इंडिया मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में पढ़ेंगे, तो उसको मैं कनेक्ट करने के लिए अभी बता दे रहा हूँ कुछ बातें, उसी से कनेक्टेड चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। देखिए, फर्रुखसियार के टाइम में क्या हुआ, 1713 में ही बंगाल के जो मतलब सूबेदार थे, बिहार बंगाल के सूबेदार, जिसको मुगलों ने नियुक्त किया था अपने मतलब मुगलों के नेतृत्व में वो काम कर रहे थे, उनके सूबेदार। तो बंगाल वाले भाग में क्या हुआ, वहाँ के सूबेदार ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि मुर्शीद कुली खां नाम था।
उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हालांकि वह मुगलों को अभी भी टैक्स भेजता था, लेकिन वह स्वतंत्र शासन करना शुरू कर दिया। उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। तो इसी स्वतंत्र शासन व्यवस्था को नवाब वाली व्यवस्था कहते हैं। यानी कि आपने सुना होगा बंगाल के नवाब, तो बंगाल के पहले नवाब मुर्शीद कुली खां थे, ठीक है। तो बंगाल में नवाबों का शासन शुरू हो गया, जो कि एक टाइम पे सूबेदार हुआ करते थे मुगलों के, और बिहार में अभी भी सूबेदार ही हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बात है 1740 की। 1740 में क्या होगा, बिहार के सूबेदार थे आपके अली वर्दी खां। कौन थे? अली वर्दी खां। और उस टाइम बंगाल के नवाब कौन थे? सरफराज खां। ओके। अब 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हरा दिया, मार दिया और खुद बंगाल का नवाब बन गया। आप समझे, बिहार का तो गवर्नर था ही पहले से ये, और जो बंगाल वाले भाग में नवाब था उसको मार कर ये खुद बंगाल का नवाब बन गया, और बिहार तो इसके गिरफ्त में था ही। तो बिहार बंगाल पे किसका अधिकार हो गया? अलीवर्दी खां का। फिर इसी के नाती सिराजुद्दौला यहाँ के नवाब बनते हैं, और आपको पता होगा फिर सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी लोग हो जाते हैं, उनके खुद के घर के, उनके खुद के दरबारी, उसके खुद के सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल जाता है। फिर प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, बहुत सारी घटनाएं, ये सब हम इंडियन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में पढ़ते हैं। तो आपका मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया खत्म हो गया। यहाँ पे ये द एंड है। आप इसको एक बार पढ़ लेना फिर से, जितने पॉइंट्स मैंने लिखाया है सबको नोट्स बना लेना, और किसी अच्छे से किताब से सबको फिर से एक बार पढ़ लेना। जिससे क्या होता है, आपको मैंने एक आइडिया दिया कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना होता है, और ऐसे ऐसे कहानियाँ हुई हैं, स्टोरी हुई हैं। तो एक बेसिक नॉलेज आपको मैंने बता दिया। अब डिटेल से आप किसी किताब से पढ़कर समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए।